नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मॉडर्न सॉल्यूशन पॉइंट में। मैं गौरव आनंद आज आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 10th के संपूर्ण केमिस्ट्री को। अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, केमिस्ट्री से डर लगता रहा, तो इस एक वीडियो में मैंने उन सभी टॉपिक्स ऑब्जेक्टिव्स को कवर किया है जो बिहार बोर्ड का फेवरेट है। तो बिना देरी करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? खड़िया का रासायनिक सूत्र, खड़िया का रासायनिक सूत्र कौन सा? CaCO3। इसका एक और नाम है संगमरमर। इसी का नाम क्या है? संगमरमर। इसी का एक और नाम भी है चूना पत्थर। क्या? चूना पत्थर। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? ग्लूकोज का कौन सा? C6H12O6। और यह किसका है? इथेनॉल का। किसका है? इथेनॉल का। ये तो कुछ होते हैं ना। और ये है आपके बेंजीन। क्या है? बेंजीन। तो जो जो भी आपको लगे इंपॉर्टेंट है उन्हें आप कॉपी में नोट करते जाएंगे। अगला, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा? कली चूना का CaO। यह किसके होते हैं? कली चूना का। इसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Cu+H2 अभिक्रिया करके बनाए Cu+H2O। इसमें देखिए, यहाँ से ऑक्सीजन का वियोग भी हुआ और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का संयोग भी हुआ। जब दोनों साथ साथ हो तो कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन में ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है। अपचयन में ऑक्सीजन का वियोग और हाइड्रोजन का संयोग होता है। आप देखते जाइएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। साग सब्जी का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया? जब किसी भी साग सब्जी का विघटन होता है तो वो ऊष्मा रिलीज करते हैं, इसलिए उसको कौन अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और अगर किसी अभिक्रिया में ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा देने पर कौन सी अभिक्रिया? ऊष्मा से अवक्षेपण। अगर कोई सॉल्यूशन बनाए, इसमें दो अलग अलग कंपोनेंट को ऐड किए और नीचे में कुछ कंपोनेंट अभिक्रिया के पश्चात बाहर निकल गए, इसे क्या कहते हैं? अवक्षेप। जब किसी में इस प्रकार का अवक्षेप बनता है उसे कौन सी अभिक्रिया? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत? संयोजन में दो पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलते हैं सवाल पे। Na2SO4 + BaCl2 अभिक्रिया करके बनाए क्या? BaSO4 और NaCl। अब इसमें देखिए, सोडियम और बेरियम ये दोनों आपस में आयनों का एक्सचेंज कर लिए। किसका एक्सचेंज? तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? द्विविस्थापन। अभी संयोजन अभिक्रिया बताए। वियोजन अभिक्रिया में क्या होते हैं? जब कोई एक कंपोनेंट या एक यौगिक अलग अलग पदार्थों में टूट जाते हैं, उसे कौन अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगले सवाल पे, जिंक और कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके बनाते हैं जिंक सल्फेट और कॉपर। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील, इसलिए वह कॉपर को क्या कर देते हैं? विस्थापित कर दें। और विस्थापित होने वाले को कौन अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। चलते हैं अगले सवाल पे। जब मैग्नीशियम फीते को जलाया जाता है तो जो उत्पन्न आग की लौ होती है वह कैसी होती है? वह चमकीली और उजली होती है। कैसी? चमकीली और उजली। अगला सवाल, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया। जब ऑक्सीजन का योग हो तो कौन सी अभिक्रिया? उपचयन। जब ऑक्सीजन का वियोग हो तब अपचयन। इस संक्षारण क्या होता है? जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में क्षय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? संक्षारण। अगला, अभिक्रिया CaO+H2O अभिक्रिया करके बनाए CaOH का होल2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए, अभी तुरंत बताए थे, जब दो पदार्थ जुड़ के एक पदार्थ बनाए तो कौन अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। अगला सवाल, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है?
सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? पीला। अगर यहाँ पर हमसे पूछता सिल्वर क्लोराइड का रंग, ये होते हैं उजले। कैसे होते हैं? यह होता है उजला। कैसा होता है? उजला। हमसे पूछा क्या? सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? पीला। निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? एकल विस्थापन मतलब क्या? एक कंपोनेंट को विस्थापित कर दे। इसमें से चेक कीजिए किसको विस्थापित कर सकता है? मैग्नीशियम, कॉपर, सिल्वर। देखिए सिल्वर से अधिक क्रियाशील कौन है? कॉपर। तो कॉपर सिल्वर को क्या कर देगा? विस्थापित। आंसर क्या हो जाएगा मेरा? AgNO3 एवं Cu। अगला, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या पूछा? देखिए जल बोला, जल का सूत्र क्या होता है? H2O। पहले हाइड्रोजन है उसके बाद ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन कितना? 2, ऑक्सीजन कितना? 1। तो 2:1 कहाँ है? यहाँ देखिए, यहाँ पर गलती से भी 1:2 नहीं लगाइएगा, क्योंकि पहले किसको पूछा है? हाइड्रोजन, उसके बाद है कौन? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का अनुपात पूछता है, तब होता है 1:2। अगला सवाल, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उष्मा क्षेपी। कैसी अभिक्रिया है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो यह CO2 प्लस उष्मा निकलता है। क्या निकलता है? उष्मा। अगर किसी भी अभिक्रिया के दौरान उष्मा उत्सर्जित हो रहा है तो उसे कौन सी अभिक्रिया? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अगला सवाल, एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? अब देखिए एथिल अल्कोहल C2H5OH यही है जो कि शराब के रूप में उपयोग किया जाता है, और यह सबसे अधिक व्यापारिक तौर पर बनाया जाता है किण्वन प्रोसेस है। किससे? किण्वन प्रोसेस। अगला, निम्न में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? अब देखिए दीवारों को पेंट करने में किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। हम लोग मार्केट से लाते हैं CaO, उसको डालते हैं जल में। किसमें? जल में। यह बनाते हैं CaOH का होल 2, और यह पुनः कार्बन डाइऑक्साइड से, किससे? CO2 से क्रिया करके बनाते हैं CaCO3। यही है संगमरमर। और जब सफेदी करने के बाद हमारी दीवारें सूखती है तब वह उसमें चमक उत्पन्न होती है। किसके कारण? CaCO3 के कारण। अगला सवाल, जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना क्षारीय, तब इस विलयन का रंग कैसा होता है? देखिए जिस समय लिटमस विलयन होते हैं, ना अम्लीय हो ना क्षारीय हो, मतलब ना तो उसमें अम्ल मिला हुआ है ना तो क्षार मिला है, उस समय इसके कलर होते हैं बैंगनी। कैसे होते हैं? बैंगनी। अगला, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? देखिए कराइए अभिक्रिया। जिंक प्लस H2SO4 अभिक्रिया करेंगे, बनाएंगे ZnSO4 प्लस H2। कौन से गैस? H2। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर। अगला सवाल, बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना किसको कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। कौन सा चूना? बुझा हुआ चूना। इसका नाम कली चूना, इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट, और ये तो कैल्शियम है। ठीक, इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट कहिए, चूना पत्थर कहिए या संगमरमर के, सब किसका नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट का ही नाम है। अगला सवाल, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन संक्षारक है? संक्षारक का मतलब कौन संक्षारण की क्रिया करता, अगर उसके साथ किसी की भी क्रिया करा दी जाए तो वह उसे क्षय कर देगा, तो कौन है? सल्फ्यूरिक। जो सबसे खतरनाक अम्ल होते हैं उसे। कोई दिक्कत? चलते हैं अगले सवाल पे। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन कैसे होते हैं? अम्लीय। कैसे होते हैं? अम्लीय। अगला सवाल, बैटरी का अम्ल कौन सा है? बैटरी में कौन सा? सांद्र H2SO4। कौन से अम्ल? सांद्र H2SO4। अगला सवाल, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? यह है गंधीय सूचक। गंध की स्मेल करने पर हमको पता चलता है। लौंग का तेल का उपयोग हम किस में करते हैं? उसके गंध के कारण। अगर अम्ल दे दिया तो उसका गंध गायब होता है और क्षारीय में उसका गंध बदलता नहीं है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? लाल को नीला।
लाल को नीला कौन करता है? क्षार। और क्षार के इसमें से कौन उत्तरदायी है? OH माइनस। कौन सा? OH माइनस। अगला सवाल, निम्नलिखित यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल है? इसमें से सबसे कमजोर अम्ल कौन सा? ये है कौन सा अम्ल? इथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? इथेनोइक। क्या नाम है इसका? इथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? इथेनोइक अम्ल। इसका एक और नाम क्या है? एसिटिक एसिड। अगर पूछा जाए इसमें से कौन से क्रियाशील समूह, इसमें कौन से? कार्बोक्सिलिक क्रिया समूह। कौन सा समूह? कार्बोक्सिलिक। कौन से लगे हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल लगे हुए हैं। कौन से अम्ल लगे हुए हैं? क्रियाशील समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल। चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान कितना होता है? 7 से अधिक। क्योंकि होते हैं क्षारीय। कैसे होते हैं? क्षारीय। तो 7 से अधिक। अगला, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन सा है? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा? टमाटर। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें है? टमाटर में। अगला सवाल, हमारा शरीर pH के कितने परास के बीच होता है? हमारा शरीर pH के 7 से 7.8 परास के बीच होता है। मतलब हमारे शरीर का pH मान 7 और 7.8 के बीच ही रहते हैं। अगला सवाल, टार्ट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल किस में? इमली में। कौन सा अम्ल? टार्ट्रिक में। इमली में कौन सा अम्ल? टार्ट्रिक अम्ल। अगला सवाल, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है। यह कौन सा अम्ल है? यह है फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? चींटियों के डंक, मधुमक्खियों के डंक में कौन सा अम्ल? फॉर्मिक एसिड। इसी को मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है CHCOOH। इसे कौन सा एसिड कहते हैं? मिथेनोइक एसिड। इथेनोइक का सूत्र क्या? C2CH3COOH। इसे कौन सा एसिड? इथेनोइक एसिड कहते हैं। निम्नलिखित में किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है? अब देखिए, अम्लीय वर्षा एक होते हैं SO2 के कारण। किसके कारण? SO2। जहाँ भी इंडस्ट्रियल एरिया है उस एरिया में जो अम्लीय वर्षा होते हैं SO2 के कारण। कहीं कहीं NO2 की मात्रा बढ़ने से भी अम्लीय वर्षा होती है। SO2 जब जल के संपर्क में आते बनाते हैं H2SO4 और ये बनाते हैं HNO3। क्या बनाते हैं? HNO3। और दोनों के दोनों क्या है? अम्ल। और यही अम्लीय वर्षा के रूप में धरती पे आते हैं। अगला सवाल, टूथपेस्ट कैसा होता है? टूथपेस्ट होते हैं क्षारीय, क्योंकि हमारा मुंह का pH मान बैक्टीरिया के कारण बढ़ जाता है, जिसको हम कम करने के लिए टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं। इसलिए टूथपेस्ट कैसे होते हैं? क्षारीय, क्योंकि अम्ल को न्यूट्रलाइज कौन करेगा? क्षार करेगा। अगला सवाल, अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का pH मान, अम्ल का मतलब क्या? ध्यान रखिएगा, 7 से कम तो अम्ल, 7 से कम तो अम्ल, 7 से अधिक तो क्षार। क्या? क्षार। हमने क्या पूछा? अम्लीय विलयन का pH मान होता है कहाँ? 7 से कम। 7 से कम, 7 से अधिक हो जाएगा, क्या हो जाएंगे? ये क्षार हो जाएंगे और ये उदासीन होंगे। अगला सवाल, अम्लीय वर्षा के जल का pH मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा के जल का pH मान कितना? 5.6 से भी कम होता है। बहुत अम्लीय होते हैं। अगर अम्लीय वर्षा हो गए तो पेड़ पौधे का सत्यानाश, पेड़ पौधे होंगे ही नहीं। ठीक। अगला सवाल, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन अम्ल? एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल अभी तुरंत देखें, चींटियों के डंक में और मधुमक्खियों के डंक में। अगला सवाल, कोई घोल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। अभी तुरंत बताए, अगर नीला को क्या कर दिया जाए? नीला को लाल, नीला को क्या कर दिया जाए? लाल, तो क्या होंगे? अम्ल होंगे। क्या होंगे? अम्ल। यदि लाल को कर दिया जाए नीला, लाल लिटमस को नीला कर दिया जाए तो वे क्या होंगे? क्षार होंगे। क्या होंगे? क्षार। तो अम्ल। अब अम्ल का pH मान हम जानते हैं 7 से कितने? कम। इसमें 7 से कम कौन सा है? एक यही है, एकलौता ऑप्शन नंबर ए। बाकी सब तो क्षार के हैं। ठीक। तो नीला को लाल कौन करेगा? नीला को लाल कौन? जिसका pH मान 2 होगा। अगला सवाल, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान
होगा। अब फिर बोला अम्लीय ऑक्साइड, अम्ल का मतलब उसका पीएच मान कितना हो चाहिए, 7 से कम। इसमें 7 से कम कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। जिसे आंसर आते हैं वह रफली बनाते जाइएगा, मन में सोचते जाइएगा ताकि आपका तैयारी और बेहतर हो सके। चलते हैं अगले सवाल पे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल 2, ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हम बताए थे धातुओं के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड वो क्या होते हैं, क्षारीय। इसमें क्षार का ऑप्शन कौन सा है, एक लौता कौन सा 10.5। बाकी सब ये दोनों क्या है, अम्ल है, क्या है अम्ल, और ये क्या है उदासीन या लवण, उदासीन या लवण। अगला सवाल, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है। हम बताए थे 7 से इधर आने पर अम्लता बढ़ती है और इधर जाने पर क्षारीयता बढ़ती है, तो इधर सबसे कम कौन होगा, एक, कौन सा ऑप्शन, एक। ये सब भी अम्ल ही है लेकिन उससे कम पावर वाले, सबसे अधिक पावर वाले अम्ल कौन से, ऑप्शन जिसका पीएच मान 1 होगा। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही में कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। दही में, दही कहिए या दूध कहिए, दोनों में कौन से अम्ल, लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। कोई दिक्कत, फॉर्मिक अम्ल पता है अभी कहाँ, चींटी में, एसिटिक अम्ल किसमें, सिरका में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। अब देखिए कौन सा क्षारक बताता है, कितना आसान है, ये अम्ल है, ये उदासीन है, ये अम्ल है, और बचा कौन क्षारक, 13। अगला, निम्नलिखित में किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है। अभी तुरंत बताए किसके कारण, SO2 के कारण, उसी का नाम क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, या लिखा हुआ मिल सकता है NO2 N2O5, मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड, किसके, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, किसके ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं जल के साथ मिलकर, और वो भी कौन से वर्षा करते हैं, अम्लीय वर्षा। सल्फर डाइऑक्साइड भी किस क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, क्योंकि वहां सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड वहां के लिए जिम्मेदार है, अन्य क्षेत्रों के लिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अगला सवाल, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, किसको, जिप्सम को गर्म करेंगे तो क्या बनेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इनका सूत्र क्या होता है, CaSO4 × ½ और जिप्सम का सूत्र CaSO4 × 2H2O। किसी को दिक्कत, चूना पत्थर तो आप लोग जान ही रहे हैं, CaCO3 कच्चा चूना, CaOH का होल 2 व्यंजक चूर्ण, CaCO2, सबको ध्यान रखना है, सबके सूत्र इंपॉर्टेंट है, अगर आपको याद नहीं है तो नोट करते जाए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया करता है। चूने के पानी को फूंक मारिए, फूंक में कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को क्या कर देता है, दूधिया कर देता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन लवण है, इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा लवण है, ये अम्ल है, उसके बाद ये क्षार है, ये भी क्षार है, बच गए कौन, K2SO4, ये क्या है, लवण है। अगला, पहचानने के लिए बताए थे ना आपको, यदि सिर्फ हाइड्रोजन है किसमें, अगर ओ धातुओं के साथ, ओ धातुओं में हाइड्रोजन है, कौन, एक हाइड्रोजन, तो वो प्रायः क्या होंगे, अम्लीय। यदि OH है तो प्रायः क्या होंगे, क्षारीय, क्या होंगे, क्षारीय। अगला सवाल, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन है। अब देखिए शल्य चिकित्सा में मतलब हड्डियों के डॉक्टरों के पास अगर आपका हड्डी टूट जाए तो वो उसको बैठा के किससे प्लास्टर करते हैं, तब प्लास्टर ऑफ पेरिस से, किससे करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से, किससे, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। अगला सवाल, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, अर्ध हाइड्रेट, मतलब CaSO4 × ½ H2
2 इंटू हाफ H2O। अगला सवाल, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। किसका सूत्र? बेकिंग सोडा का। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के, किसके? सोडियम हाइड्रोक्साइड के। यह सोडियम कार्बोनेट के। यह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के। तो सबका सूत्र भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि सूत्र से क्वेश्चन पूछा गया है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोवन सोडा का धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 विथ 10H2। इससे कौन सा सूत्र कहते हैं? धोबिया सोडा का ये, या धोवन सोडा का ये सवाल। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त होता है जो, का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? अभी तुरंत पढ़े हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का। क्या? CaSO4 विथ हाफ H2O। यह किसका सूत्र है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। कोई दिक्कत? सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3। से क्या कहते हैं? सोडा एस कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। इसे सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसका नाम ध्यान रखिएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट। अगला सवाल, आयोडीन युक्त नमक है। देखिए, आयोडीन युक्त नमक, ये नमक है, इसमें पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड के ऑक्साइड दोनों को मिलाया जाता है, मतलब A और B दोनों। चलते अगले सवाल पे। निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? अच्छा, विजातीय का मतलब इनमें से कौन अलग है? विजातीय मतलब इनमें से कौन अलग है? चूना पत्थर CaCO3, खड़िया भी CaCO3, संगमरमर भी CaCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग है, प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या होता है? तो सब तो अलग कौन है? जो विजातीय मतलब जो अलग है वही हमारा आंसर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु है? निम्नलिखित में कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु है? कौन सा? पोटेशियम। सबसे अधिक क्रियाशील कौन? पोटेशियम। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन अधातु है? इसमें से कौन अधातु है? तो कौन है? कार्बन। हम बताए थे जिसके नाम के अंत में नो, अगर नाम के अंत में नो है तो प्रायः क्या होंगे? अधातु होंगे। अगर मो है, देखिए सब में मो है, मतलब ये सब के सब क्या है? धातु। क्या है? धातु। यह पहचानने का आसान सा तरीका है। अगला सवाल, किस धातु का गलनांक सबसे कम है? इसमें से कौन सा धातु का गलनांक सबसे कम है? सबसे कम किसका गलनांक होगा? सोडियम का। किसका? सोडियम का। सवाल, निम्न में से कौन सा उपधातु है? इसमें से उपधातु कौन है? यूरेनियम। टोटल 7 गो, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, उसके बाद टेलेनियम और पोलोनियम। ये सातों के सातों उपधातु हैं। इसके अलावा कोई भी उपधातु है तो सातों उपधातु का नाम याद रखिएगा आप लोग। कोई दिक्कत? चलते हैं अगले सवाल पे। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा है? किसको? हम सोडियम को आसानी से काट सकते हैं। इसके साथ साथ एक और नाम याद रखिएगा, लिथियम का। किसका? लिथियम का। सोडियम को भी हम चाकू से काट सकते हैं और लिथियम को भी। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? सबसे कम कौन? आयरन। कौन? आयरन। कौन सा? आयरन। अगला सवाल, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? सबसे भारी धातु कौन? यूरेनियम, क्योंकि इसका द्रव्यमान सबसे अधिक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युतीय सुचालक होती है? इसमें से कौन सा ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? एकलौता कौन है? ग्रेफाइट, जो किसके हैं अपरूप? कार्बन के। कार्बन के अपरूप होने के साथ अधातु होने के बावजूद भी ये अपवाद है। किसके? विद्युत के सुचालकता के। अगला सवाल,
कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कमरे के ताप पर कौन सा पूछा गया? अधातु पूछा गया। यहाँ ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है धातु भी और अधातु भी। कौन कौन? धातु भी और अधातु भी। अगर धातु पूछा जाए तो पारा, क्योंकि आवर्त सारणी में दो ही हैं। कौन कौन? एक पारा, एक ब्रोमीन। अधातु पूछा जाए तो कौन? ब्रोमीन। तो यहाँ पूछा क्या गया हमको? अधातु, तो कौन हो जाएंगे? ब्रोमीन। अगला सवाल, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? किसको? सोडियम को। किसको? सोडियम को किसमें डुबा कर रखते हैं? केरोसिन में। अब क्यों डुबा कर रखते हैं? क्योंकि सोडियम की क्रियाशीलता होती है अधिक। जैसे ही ये हवा के संपर्क में आते हैं इसमें आग पकड़ लेती है, इसलिए कहाँ डुबा कर रखते हैं इसको? केरोसिन में। कहाँ? केरोसिन में। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? इसमें सभी तुरंत बताए कौन? ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक। बाकी सब तो है अधातु, ये सब विद्युत के क्या होंगे? कुचालक। ये क्या है? अधातु है, तो ये सब के सब क्या होंगे? कुचालक। ये भी है अधातु, लेकिन ये अपवाद वाले हैं। ग्रेफाइट कैसे है? अपवाद वाले, अभी तुरंत बताए थे ना आपको। अगला सवाल, ड्यूराल्यूमीन किस धातु का मिश्र धातु? किसका है? एल्युमिनियम का। किसका है? एल्युमिनियम का। यहाँ पर एल्यूमीन दिख रहा है, एल्युमिनियम के लिए एल्यूमीन, तो किसका है? एल्युमिनियम का। अगला, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातुओं को कहाँ बनाया जाता है? अशुद्ध धातुओं को कहाँ? एनोड पर। कहाँ बनाया जाता है? एनोड पर। कहाँ बनाया जाता है? एनोड पर। अगला सवाल, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी? सोडियम का कितना होता है? 11। आप लोग 20 तक, हाइड्रोजन से कैल्शियम तक देख लीजिएगा परमाणु संख्या। कहाँ तक? कैल्शियम तक। अगला, सोना की परमाणु संख्या कितनी? सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है? 79। कितनी? 79। अगला सवाल, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक हो? अब देखिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन को समझते हैं, यहां से क्वेश्चन आते हैं। कौन से? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? किसी तत्व के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? किसी तत्व के अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, इसमें सब के बारे में आपको पता होगा। इसका कितना? 11। तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना? 1। उसी प्रकार से फास्फोरस का बाह्यतम कक्षा में 5, एल्युमिनियम का +2, सिलिकॉन का +4। तो सबसे अधिक किसमें? फास्फोरस में। फास्फोरस में सबसे अधिक। सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र होता है? सोडियम फॉस्फेट Na3PO4। क्या होता है? Na3PO4। क्या होता है? Na3PO4। अगला, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? किसका है? एल्युमिनियम का। किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। आपको सबका जिंक ब्लेंड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? जिंक ब्लेंड किसका है? जिंक का। किसका? जिंक का। इसका भी ध्यान रखिएगा, सिनेबार होता है। क्या? सिनेबार आएगा आगे। अगला, क्यूपराइट निम्न से किस धातु का अयस्क है? क्यूपराइट किसका? कॉपर का। किसका अयस्क है? कॉपर का। अगला सवाल, मेलाचाइट किस धातु का अयस्क है? मेलाचाइट किसका है? कॉपर का। किसका है? कॉपर का। अगला सवाल, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत है? किसकी? जिंक की। और यह प्रोसेस क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण कहलाता है यह प्रोसेस। कोई दिक्कत? अगला सवाल, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? अभी तुरंत बताया, क्या? गैल्वेनीकरण। क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण। ये संक्षारण क्या है? किसी भी धातु का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्षय होना क्या कहलाता है? संक्षारण। अगला, निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य होती है? सबसे अधिक तन्य कौन? सोना। कौन? सोना सबसे अधिक तन्य होते हैं। अगला, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज C6H12O6। इसमें से पूछा गया किसका? कार्बन का। कितना परमाणु है? 6। कितना हो जाएंगे? 6। अगर पूछता हाइड्रोजन का तब कितना होता?
12, ऑक्सीजन पूछता तो 6। कोई दिक्कत? चलते हैं अगले सवाल पे। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं? अब देखिए, नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। कितने? नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितने? 5। 1 2 3 4 5। और यह अपने जैसे ही एक और नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाते हैं, तब तो 8 पूरेंगे। 8 पूरा हुआ तो कितने इलेक्ट्रॉनों का सजा हुआ? 1 2 3। कितने बंधन होते हैं? कितने बंधन? तो 3। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिक बंधन होते हैं, वे कहलाते हैं। अब देखिए, पहले तो आप जानिए कार्बन में कार्बन 2 प्रकार के यौगिक बनाते हैं, एक संतृप्त और दूसरा असंतृप्त। क्या क्या बोले? एक संतृप्त बनाते हैं, एक असंतृप्त। संतृप्त में सिर्फ एल्केन। कौन? एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड किसी भी कार्बनिक यौगिक में है तो वह क्या है? एल्केन है। क्या है? एल्केन है। यदि उसमें या तो एल्कीन या एल्काइन, इसमें होते हैं डबल बॉन्ड, इसमें होते हैं ट्रिपल बॉन्ड। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो क्या कहलाएंगे? असंतृप्त। अगर सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त। अब यहां पर देखिए, त्रिक बंधन के लिए बोला। त्रिक बंधन किसमें? एल्काइन में। किसमें? एल्काइन में। एल्काइन कहाँ है? ऑप्शन नंबर। एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड, एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड। यहाँ कौन सा बंधन था? त्रिक बंधन। चलते हैं अगले सवाल पे। निम्नलिखित में कौन सा संयोजक यौगिक है? सहसंयोजक यौगिक कौन? कार्बन के सभी यौगिक कैसे होते हैं? सहसंयोजक। कैसे होते हैं? सहसंयोजक। सोडियम धातु धातु के यौगिक, धातु धातु के यौगिक, धातु धातु के यौगिक। जैसे ही धातु और धातु के यौगिक होंगे, ये होते हैं आयनिक। क्या होते हैं? आयनिक यौगिक। कैसे यौगिक? आयनिक यौगिक। चलते हैं अगले सवाल पे। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? देखिए, सबसे सरल का मतलब सबसे छोटा पूछा जा रहा है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मीथेन में 1 कार्बन, इथेन में C2H6, प्रोपेन में C3H8, ब्यूटेन में C4H10। हमसे पूछा गया सबसे छोटा कौन है? सरल का मतलब सबसे छोटा। छोटा कौन है? मीथेन। अगला सवाल। C60 फ्लोरीन, C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है? ये जो फ्लोरीन की आकृति है, ये होते हैं फुटबॉल के जैसी। किसके जैसी? फुटबॉल के जैसी। किसके जैसी? फुटबॉल के जैसी। इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन पाए? इथेन का सूत्र क्या होता है? C2H6। तो कार्बन कार्बन 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन लगाइए। इसी प्रकार से आपको बनाना है, बोर्ड में भी आएंगे, उनका सूत्र लिखिएगा, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाइएगा और बनाइएगा। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। कितने हो जाएंगे? 7। एक तरीका हम बताते हैं आपको। कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या, कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या जोड़ लीजिए। 6 2 8, 8 में से 1 घटा लीजिए। कितना हो गया? 7। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप एल्केन वाले में उसके कार्बन और हाइड्रोजन को जोड़ के एक क्या कर दीजिएगा? घटा दीजिएगा। आपको निकल जाएगा क्या? उसके सहसंयोजक बंधनों की संख्या। नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने बंधन होते हैं? अभी तुरंत बताए थे, नाइट्रोजन के बीच कितने बंधन? 3। कितने? 3। अगला सवाल। एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है। क्या बोला? एल्काइन। एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। कौन बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का एल्काइन का सूत्र क्या होता है? CnH2n माइनस का 2। माइनस का 2 कहाँ पे है? CnH2n माइनस का 2। अब यह देखिए, ये होते हैं एल्कीन। क्या होते हैं? एल्कीन के सूत्र, एल्कीन के सामान्य सूत्र क्या? CnH2n। ये होते हैं एल्केन के, एल्केन के सामान्य सूत्र क्या? CnH2n प्लस 2। कोई दिक्कत? ये तो किसी के सूत्र ही नहीं होते हैं। अगला सवाल। प्रोपेनॉन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है। अब देखिए,
प्रक्रियात्मक समूह बोला मतलब प्रोपेनॉन में कौन से क्रियाशील समूह हैं, तो प्रोपेनॉन बनाइए 1 2 3 मिथ ईथ प्रोप, इसमें से यहाँ पर ऑप्शन। इस प्रकार के स्ट्रक्चर कहाँ दिख रहे हैं आपको, ऑप्शन नंबर सी, ये किसके हैं, प्रोपेनॉन के। इसको हम लोग बोलते हैं कीटोन, कौन समूह, कीटोन, कौन सा, कीटोन। अगर OH है इसे बोलते हैं एल्कोहल, क्या बोलते हैं, एल्कोहल। अगर CHO है इसे बोलते हैं एल्डिहाइड, क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। अगर COOH है इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। किसी को कोई दिक्कत। अगला सवाल, CHO का क्रियात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन है, अभी तुरंत बताया, CHO क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड, कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें कितने बंधन पाए जाते हैं, अभी तुरंत बताया आप लोग को, C3H8 है। हम बताए इन दोनों को जोड़ दीजिए, -1 कर दीजिए, 8 3 11 हो गए, इसमें से 1 घटाइए, कितने बचे, 10, कहाँ है 10, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है, एथेनॉल, C इसके साथ OH, कौन सा, OH, तो OH कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए। अभी तुरंत बताए थे। इसमें देखिए, अगर किसी के नाम के अंत में ऑल लगा हो, क्या लगा हो, ऑल, तो वो एल्कोहल होंगे और ऐसे दिखेंगे। एल्डिहाइड, यदि किसी के नाम के अंत में अल लगा हो तो वो एल्डिहाइड होंगे और ऐसे दिखेंगे। और किसी के नाम के अंत में ऑन लगा हो, क्या लगा हो, ऑन, क्या लगा हो, ऑन, तो वो ऐसे दिखेंगे। और इसको क्या बोलते हैं, कीटोन, क्या बोलते हैं, कीटोन, या कार्बोलिक, कार्बोलिक क्या बोलते हैं, कार्बोलिक भी इसी को बोला था, कार्बोलिक। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह कौन, इसके बारे में बताए थे, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ये एल्डिहाइड, ये कीटोन, और इसको ध्यान रखिएगा, इसे कहते हैं ईथर, क्या कहते हैं, ईथर, क्या कहते हैं, ईथर। इसके नाम में मिलेगा ऑक्सी, क्या मिलेगा, ऑक्सी, क्या मिलेगा, अगर किसी के नाम में ऑक्सी है तो वह ईथर होंगे। अगला, निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, देखिए अभी तुरंत बताए, असंतृप्त का मतलब क्या, असंतृप्त का मतलब क्या, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड ये हो जाएंगे संतृप्त, क्योंकि इसमें कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। C2H6 ये भी सिंगल बॉन्ड, तो संतृप्त, क्या हो जाएंगे, संतृप्त, इसमें भी कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएंगे आपके असंतृप्त, असंतृप्त, क्योंकि इसमें कौन से बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड, कौन से बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला सवाल, CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है, अब देखिए थोड़ी देर पहले बताए, सामान्य सूत्र आपको 3 को याद रखना है, CnH2n, ये होते हैं एल्कीन के, किसके, एल्कीन के। CnH2n +2 होते हैं एल्केन के, किसके, एल्केन के। CnH2n -2 होते हैं एल्काइन के, किसके, एल्काइन के, एल्केन, एल्कीन, एल्केन और ये एल्काइन। ध्यान रखना है। तो हमसे पूछा गया CnH2n, CnH2n किसका है, एल्कीन का, एल्कीन कहाँ है। अगला सवाल, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को कहा जाता है, देखिए अभी तुरंत बताए थे, संतृप्त का मतलब एल्केन, कौन, एल्केन, और असंतृप्त का मतलब कौन कौन, एल्कीन और एल्काइन। तो
तो हमसे क्या पूछा गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के कौन से हैं, संतृप्त का मतलब एल्केन। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला सवाल, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बना। अब देखिए ये क्या बोला, एथाइन मतलब आयन लगा, 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। इसके सूत्र होते हैं C2H2। क्या होते हैं, C2H2। कितने सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं, इसमें क्या पूछा, कितने सहसंयोजक बंधन, 1 2 3, कितने 3, कितने सहसंयोजक बंधन 3। किसी को कोई दिक्कत, चलते हैं अगले सवाल पे। Al4C3 के जलीय गठन में निम्नलिखित में से कौन बनता है, AlC। जब इसकी क्रिया Al4C3 की क्रिया किससे, H2O से कराते हैं तो ये बनाते हैं मीथेन। क्या बनाते हैं, CH4। क्या बनाते हैं, मीथेन। कहाँ है, मीथेन। अगला सवाल, एथिलीन है, एथिलीन क्या है, एथिलीन ओलेफिन है। किसका, ओलेफिन का सूत्र हो। इसमें भी होते हैं C डबल बॉन्ड C, इसमें भी होते हैं, दोनों एक ही प्रकार के। और ये तेलीय पदार्थ बनाने में, क्या, तेलीय पदार्थ बनाने में काम आते हैं। क्या बनाने में, तेलीय पदार्थ। अगला सवाल, कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है। इसमें से कार्बोनिल ग्रुप में प्रतिकारक कौन है, मतलब कार्बोनिल में कौन है, किसको कहते हैं कार्बोनिल। अभी थोड़ी देर पहले बताया किसको, कीटोन को क्या कहते हैं, कार्बोनिल। क्या कहते हैं, कार्बोनिल। ये एल्डिहाइड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और यह ईथर। अगला सवाल, पेंटेन C5H12 के कितने संरचना समावेश संभव है। अब देखिए पेंटेन 1 2 3 4 5, एक ये 1 2 3 4, एक यहाँ लगा सकते हैं, 1 2 3 1 4 1 5, कितने बन सकते हैं, क्या इससे ज़्यादा कोई पॉसिबल है। और आपको समावयवता निकालने के लिए या समावयवी कितना संभव है यह निकालने के लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा। स्ट्रक्चर बना के ही आपको चेक करना, कोई रूल नियम नहीं, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसमें, ठीक, आपको बनाना ही पड़ेगा। तो 1 2 3 कितने बने, 3, कितने हो जाएंगे, ऑप्शन 3 संभव है। अगला सवाल, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें भी बंधन पूछा जा रहा है, 1 2 1 2 3 इधर कार्बन, 1 2 3 इधर कार्बन, हाइड्रोजन लगाइए। क्या लगाइए, हाइड्रोजन। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं, 7। यह हम बताए थे 6 2 कितने, 8, 8 में से 1 गया, कितना, 7, डायरेक्ट लगाते हैं 7। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। अगला, अभिक्रियाशील समूह CO को क्या कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले देखे क्या कहते हैं, कार्बोनिल समूह। क्या कहते हैं, कार्बोनिल समूह। कौन समूह, कार्बोनिल समूह। और एल्डिहाइड समूह CHO, ईथर ऑक्सीजन के साथ, एल्कोहल OH, सबको ध्यान रखना। और ये तो देख ही नहीं कैसे है। अगला, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है, वेल्डिंग में किसका, इथाइन का उपयोग, किसका उपयोग होता है, इथाइन का। अगला सवाल, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है, अभी तुरंत बताए थे एल्किन का CnH2n, कहाँ है, +2 का मतलब एल्केन, +2 का मतलब एल्केन, -2 का मतलब एल्काइन। चलते हैं अगले सवाल पे। डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है। देखिए डालडा में जो उपस्थित वसा अम्ल होता है उसकी प्रकृति होती है संतृप्त, उसकी प्रकृति कैसी, संतृप्त होती है, ठीक। अगला सवाल, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात किसका किसका, नाइट्रोजन पहले हाइड्रोजन बाद में। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3, नाइट्रोजन कितना 1, हाइड्रोजन कितना 3, कहाँ है 1:3, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलते हैं सवाल पे। इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, इथाइल कितने कार्बन 2, इसमें लगाइए क्या OH, अल्कोहल है ना OH, कहाँ पे है, हाइड्रोजन लगा दे, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन,
CH3CH2OH कहाँ है, या फिर C2H5OH। देखिए C2H5OH कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम क्या है। देखिए हम दो गो अम्ल बताए, एक बताए फॉर्मिक जिसका सूत्र HCOOH, ठीक, एक बताए एसिटिक, इसका CH3COOH, इसका नाम मिथेनोइक अम्ल, इसका नाम इथेनोइक अम्ल। कहाँ है इथेनोइक अम्ल, एसिटिक का पूछा था तो कौन हो जाएगा, इथेनोइक अम्ल। अगला, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है। किसको गर्म किया गया, C2H5OH को, किसके साथ, H2SO4, गर्म करने के बाद बनाता है C2H4। क्या बनते हैं, C2H4, क्या बनते हैं, C2H4। कहाँ है C2H4, C2H4, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला सवाल, आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है। टिंचर आयोडीन किसमें, एथिल अल्कोहल में घोलेंगे तो कौन से आयोडीन बनेंगे, टिंचर आयोडीन। अगला, निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग किया जाता है, कौन, एथेनॉल। कौन सा, एथेनॉल, जिसको हम बनाते हैं किस प्रोसेस से, जिसको हम बनाते हैं किण्वन प्रोसेस से। किससे, किण्वन प्रोसेस से। किससे, किण्वन प्रोसेस से बनाया जाता है इसको औद्योगिक रूप में। अगला सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग, टोटल 18 वर्ग। कितने वर्ग, 18 वर्ग, ऑप्शन नंबर बी। और आवर्त पूछे तो 7, ब्लॉक पूछे तो S, P, D और F, टोटल कितने ब्लॉक, 4 ब्लॉक। अगला सवाल, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों जो खड़ी होती है उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग। यदि बोलता क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर तब क्या लगाते हैं, आवर्त। कोई दिक्कत। अगला सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का साइज मतलब आकार, परमाणु का आकार क्या होता है। देखिए कभी भी इधर से इधर जाने पर आकार और धात्विक गुण, आकार घटता है, धात्विक गुण भी घटता है, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है और धात्विक गुण भी बढ़ता है। तो हम जा कहां से कहां रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं। बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, आकार घटता है। आकार क्या होगा, घटता है। अगला सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारों निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। जो क्षैतिज होगी उसे क्या कहते हैं, आवर्त। क्या कहते हैं, आवर्त। अगला, आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। अभी तुरंत बताए थे ऊर्ध्वाधर कितने, 18। कितने, 18। ऊर्ध्वाधर कितने, 18। अगला सवाल, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाया गया है मतलब वह किस पर आधारित है, किसको, उनके गुण को बताया गया है। किसको, उसके परमाणु संख्या के आवर्तीय फलन को। किसको, उसके परमाणु संख्या के आवर्तीय फलन को। मतलब कि किसी भी तत्व का जो गुण होगा उसके परमाणु संख्या पर ही निर्भर करेगा। ठीक। अगला सवाल, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन, हम बताए थे प्रथम वर्ग को कहते हैं क्षार धातु। कौन धातु, क्षार धातु। दूसरे को क्षार मृदा धातु। तो पहला का पूछा गया प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहेंगे,
तो क्या कहेंगे, कहाँ क्षारीय धातु? ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? आवर्त सारणी के किसी आवर्त में क्या समान होता है? परमाणु भार नहीं, परमाणु का आयतन ये भी नहीं, संयोजकता ये भी नहीं, कक्षाओं की संख्या, क्योंकि अगर वह दूसरे आवर्त का तत्व जितना भी है सब में कितने कक्षा होंगे? 2 ही कक्षा होंगे। कितने कक्षा? 2। अगर छठे के हैं तो कितने कक्षा होंगे? 6। यहाँ से लेके यहाँ तक जितने एलिमेंट होंगे सब में कितने कक्षा होंगे? 6 होंगे। क्या नहीं बदलता है? तो कक्षा। लेकिन यदि वर्ग के बारे में बात करें, वर्ग होते हैं ऊर्ध्वाधर वाले, अगर वर्ग के बारे में बात किया जाए, इसमें कक्षाएं बदलती है लेकिन उसके बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन नहीं बदलते। क्या नहीं बदलते हैं? बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, मतलब उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर रहेंगे। ऊपर से नीचे होने पर उसके बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, क्या? इलेक्ट्रॉन नहीं बदलते। इलेक्ट्रॉन की संख्या बाह्यतम कक्षा में समान रहती है। अगला सवाल, निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? अब देखिए यहाँ पर 4 संकेत दिए गए हैं, 19 A9, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, B 24 12, C 12 6 और D 16 8। अब देखिए अगर आपको परमाणु संख्या पता है, परमाणु संख्या पता है, क्या है पता? परमाणु संख्या पता है, यदि इसके बाह्यतम कक्षा में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, कितने? 1 और 2, तो वे निश्चित रूप में धातु होंगे। हमको पूछा क्या गया है? धातु। तो कन्फिग्रेट करते हैं इसको, 2 7, बाह्यतम में कितना बच गया? 7, तो ये नहीं होंगे धातु, क्या होंगे? अधातु। 12 देखिए, 2 और बचा कितना? 8 10 और ये 2, अंतिम कक्षा में कितने बचे? 2। निश्चित रूप से यही होगा। अगला भी चेक कर लेते हैं, 6 है, 2 और 4, 8 है, 2 और 6, तो अंतिम में 2 किस में है? 2 ध्यान रखना है, या तो 1 हो या +2 हो। अगर 1 और 2 है तब वह क्या होंगे? धातु होंगे। क्या होंगे? धातु। अगला सवाल, निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है? आयनन ऊर्जा किसकी अधिकतम? फ्लोरीन की। 3 तत्व की सबसे अधिक है आवर्त सारणी में, एक फ्लोरीन, एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन। सबसे अधिक फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन की और सबसे कम नाइट्रोजन की। इसको शॉर्ट में याद रखते हैं फोन। क्या याद रखते हैं? फोन। क्या याद रखना है? फोन, FON, फोन। अगला सवाल, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में ऊपर में 2 ही तत्व, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम, कितने हैं? 2। अगला सवाल, निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? अब इसको एक तरीके से समझते हैं। कोई दानी आदमी यह 3 रुपया दान कर चुका है, यह 2 दान कर चुका है, यह 1 दान कर चुका है, लेकिन यह दान नहीं किया है, तो दान लेना आपके लिए किससे आसान होगा? किससे? जिसने अभी तक दान नहीं किया है। अगला सवाल, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम है? सेकेंड आवर्त में। अब देखिए आपको आवर्त 1 2 3 4 5 6 7 एक होते हैं K L M N O P Q। टोटल कितने आवर्त? 7 आवर्त। हमको किस आवर्त के लिए पूछा? 2, तो बाह्यतम कक्षा में कौन होंगे? L। कौन होंगे? L। तो L कहाँ है? L से। चलते हैं अगले सवाल पे। जोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया? कौन सा? गैलियम। इसमें 3 को याद रखना है, एक स्केडियम, एक गैलियम और दूसरा जर्मेनियम। इन्हीं तीनों को रखा गया था। कोई दिक्कत? इन तीनों को याद रखना है आपको। अगला सवाल, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। अब देखिए आवर्त सारणी में जिस प्रकार से ये भरे जाते हैं, जिस प्रकार से ये भरे जाते हैं,
इसके अंतिम सदस्य हमेशा यहाँ पे वर्ग 18 कौन से होते हैं? अक्रिय। कौन से? अक्रिय गैस। कौन से गैस? अक्रिय गैस। या इसका एक और नाम है नोबेल गैस। क्या नाम है? नोबेल गैस। नोबेल गैस। या एक इसको कहते हैं निष्क्रिय गैस। क्या कहते हैं? निष्क्रिय गैस। इन सभी नामों से जाना जाता है ये। ऑप्शन देखते हैं, धातु धातु हाइड्रोजन कहाँ है? एक निष्क्रिय गैस पे जाके खत्म होता है। अगला सवाल, किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए वह तत्व है। देखिए 2 ही सेल है, एक K और एक L, दोनों भरा हुआ है, यह 2 और यह 8। तो 8 2 कितने हो गए? 10। कौन से एलिमेंट के 10 होते हैं? किसके? नियोन के होते हैं 10। कोई दिक्कत? इसके 11, इसके 17, इसके 18। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? सबसे अधिक क्रियाशील पूछा गया। कौन क्रियाशील? तो कौन होते हैं? फ्लोरीन। कौन? फ्लोरीन। अगला सवाल, सल्फर के संयोजित सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। सल्फर लेते हैं, इसके होते हैं 16। इसको कन्फिगरेट कीजिए, 2 8 10 6 16। सल्फर के 22वें कक्षा में कितने बच गए? 6। कितने? 6। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। मतलब अंतिम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। अगला सवाल, निम्न में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता? देखिए, जो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं वे आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, तो कौन हो जाएंगे? फ्लोरीन। इसमें भी आपको फ्लोरीन जो FON बताए थे, सबसे मुश्किल से इलेक्ट्रॉन यह त्यागेंगे, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। ये इलेक्ट्रॉन ढूंढते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन से छीनना होता है, तो क्या ये त्याग करेंगे? बिल्कुल नहीं। उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, ये तीनों सबसे जिद्दी होते हैं, ये किसी को इलेक्ट्रॉन देते ही नहीं है। ये सिर्फ क्या जानते हैं? लेना जानते हैं। अगला सवाल, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? कितने आवर्त? 7 आवर्त और 18 वर्ग। आवर्त कितने? 7 और वर्ग कितने? 18। अगला सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं और जाने पर परमाणु का आकार। इस बार देखिए, हम इधर से इधर गए थे तो क्या होता है? परमाणु का आकार घटता है। पूछा है इधर से इधर, इधर से इधर क्या हो जाएगा? बढ़ेंगे। क्या होंगे? बढ़ेंगे। अगला सवाल, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी? अभी तुरंत बताया, सोडियम का कितना होता है? 11। 20 का कैल्शियम, क्लोरीन, उसके बाद सिलिकॉन का 14। अगला, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 12 है तो निकाल लेना है। किसका बोला? मैग्नीशियम का कितना है? 12। तो 2 8 2 10, बचा कितना? 2। 22वें कक्षा में 2 है तो संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। यही यदि संयोजकता पूछा जाता, अगर यहाँ पर 6 होता, मतलब 4 से अधिक होता, 4 से अधिक, 4 से यदि अधिक होता, इसको -8 करते। क्या करते? -8, तब जाके निकलता क्या? संयोजकता। बात समझ में आया? जैसे मान लेते हैं हम क्लोरीन कर लेते हैं। किसका ले? क्लोरीन का। क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है। इसको करें, ये 2 8 और 7, अंतिम में कितने आए? 7। इसके ये जो 7 है ये होंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। हमसे पूछा जाता है क्या? संयोजकता। जैसे संयोजकता पूछा जाए, 7 घटा 8 कीजिए, कितने हुए? 1। संयोजकता कितनी होंगी इसकी? 1। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगला सवाल, आवर्त सारणी के किसी वर्ग समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है। देखिए, आवर्त सारणी के किसी वर्ग समूह, किसी वर्ग के बारे में बोला, वर्ग की संयोजकता क्या होती है? समान होती है। हम बताए तुरंत, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन सब में क्या होंगे? समान, तो संयोजकता भी समान। अगला सवाल, आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? पहले में 2, पहले आवर्त में 2, दूसरे आवर्त में 8, तीसरे आवर्त में भी 8। कितने होते हैं? आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी? 8। अगर यहाँ पर चौथे के बारे में पूछता, तब कितना? 18। 5वें के बारे में पूछता,
तो कितना 18, छठे के बारे में पूछता तो 32, सातवें के बारे में पूछता तो 32। इसको कहते हैं मैजिक नंबर। कौन सा नंबर? मैजिक नंबर। 2, 8, 8, 18, 18 और 32। केमिस्ट्री में इसको क्या कहा जाता है? मैजिक नंबर। तो दूसरा और पूछा, दूसरा में कितना 8, तीसरा में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32, सातवें में 32। अगला सवाल, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है। क्या क्या बोला? 2 है, 8 है और 7 है। इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? परमाणु संख्या पूछा, तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? जोड़ दीजिए, कितना होगा? 17। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? क्या पूछा? उपधातु। इसमें से दिख रहा है उपधातु कौन सा? हम बताए आपको 7 उपधातु, उन 7 उपधातुओं को याद रखिएगा, उस 7 में से एक पूछे जाते हैं। अगला सवाल, अब हो गए ऑब्जेक्टिव खत्म, अब है सब्जेक्टिव। यहां से वे सभी सब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे जिनका बिहार बोर्ड में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है, और यही सब्जेक्टिव आपको बिहार बोर्ड में हो सकता हो डायरेक्ट पेपर में मिल जाए। तो एक तरफ से पढ़ते जाएंगे, बनाते जाएंगे। देखिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जिंक Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है AgNO3। अभिक्रिया किए तो बनाए जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल 2 प्लस में क्या Ag। बैलेंस करने के लिए हम बैलेंस करने के लिए दोनों ओर तत्वों के परमाणु संख्या को क्या करते हैं? बराबर। तत्वों के सभी परमाणुओं को क्या करते हैं? बराबर। जिंक 1 तो जिंक यहाँ पर 1, ठीक है। सिल्वर 1, सिल्वर भी 1, लेकिन ये है कितने? 1, इधर कितने हैं? 2, तो यहाँ 2 लगाइए। अब सिल्वर भी कितने हो गए? 2, यहाँ पर 2 लगा दीजिए। हो गए बैलेंस? हो गए बैलेंस। अगला है सोडियम और जल, मतलब Na प्लस H2O। अभिक्रिया करके बनाते हैं NaOH प्लस हाइड्रोजन H2 प्लस में क्या बनाते हैं? H2। क्या ये बैलेंस है? सोडियम यहाँ पर 2 लगाइए, लगा दिए। अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। यहाँ भी 2 लगाइए, यहाँ भी 2 लगाइए। बैलेंस हुए? सोडियम 2, सोडियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, 2, 4, हाइड्रोजन 2, 2, 4। हो गए बैलेंस। इसी प्रकार से आपको रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए आना चाहिए, और हर बार बैलेंस करने के लिए बोर्ड में आ ही जाते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव में आए या सब्जेक्टिव में आए। चलते हैं अगले सवाल पे। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? देखिए, आप लोग को संतुलित रासायनिक समीकरण, वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की संख्या समान होती है, वैसे समीकरण को कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। कोई दिक्कत? अगला कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। इसे संतुलित करने के लिए कह रहा है एल्युमिनियम 1, एल्युमिनियम यहाँ 2, तो पहले यहाँ पर 2 लगा देना है। उसके बाद SO4 कितने हैं? 3। यहाँ SO4 कितने हैं? 1, तो पहले यहाँ 3 लगा दीजिए, लगा दिए। एल्युमिनियम और हो गए बराबर। अब बच गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 दूने 6, यहाँ पर कितने हैं? 2, यहाँ पर क्या लगा देंगे? 3। हो गए बैलेंस। तो मतलब समीकरण को संतुलित भी करने के लिए कहा गया, और संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं यह भी पूछा गया। तो संतुलित रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों ओर, ध्यान देना है, दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या समान होनी चाहिए, वैसे समीकरण को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। कोई दिक्कत? अगला, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? फिर से जो क्वेश्चन पूछा गया, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? हम अभी तुरंत बताए, वैसे रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक और प्रतिफल दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान हो, उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक। अब पूछा जा रहा है रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण।
ताकि दोनों ओर अभिकारक और प्रतिफल के तरफ द्रव्यमान बराबर हो सके। कोई दिक्कत? अगला सवाल, संक्षारण क्या है? संक्षारण रोकने के उपाय बताएं। संक्षारण किसी भी धातु का ऑक्सीजन के संपर्क में आकर क्षय होना या समय के साथ नष्ट होना ही क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। संक्षारण को रोकने का उपाय, संक्षारण को हम या तो धातु है तो जिंक की पतली परत, किसकी? जिंक की पतली परत चढ़ा के रोक सकते हैं। किसकी? जिंक की पतली परत। उसके बाद इसे पेंट करके रोक सकते हैं। क्या करके? पेंट करके, या उसके ऊपर तेलीय पदार्थ लगा के भिन्न भिन्न प्रकारों से हम उसे क्षय होने से या संक्षरित होने से रोक सकते हैं। अगला सवाल, लोहे को जंग से बचाने के लिए के दो उपाय, जैसे अभी बताए जंग क्षय होने से, संक्षारण होने से बचने के लिए, उसी प्रकार से लोहे पर जिंक की परत चढ़ाएंगे। क्या? जिंक की परत चढ़ाकर, या गैल्वेनिक प्रोसेस से जिंक की परत चढ़ाकर, या लोहे को पेंट करके हम उसे जंग से बचा सकते हैं। घर में भी देखे होंगे आप लोग, या तो उसमें पेंट कर दिया जाता है या तो ग्रीस मोबिल वगैरह उसके ऊपर घस दिया जाता है, जिससे लोहे में जंग आसानी से नहीं लगते हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? देखिए, धातु जैसे कोई भी लीजिए, जिंक ले लिए, इसकी क्रिया कराते हैं अम्ल से। किससे? अम्ल से। चलिए HCl से ही करा दिए, कोई अम्ल से अभिक्रिया करेंगे, बनाएंगे ZnCl, जिंक क्लोराइड, ZnCl2, और बचेंगे क्या? H2। जब भी कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, किसके साथ? अम्ल के साथ, तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला सवाल, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? देखिए, पीतल और तांबा दोनों है धातु। पीतल हो गए धातु, तांबा भी क्या है? धातु। पीतल हो गए मिश्र धातु और तांबा क्या हो गए? धातु। दोनों में धातु होने के कारण यह अम्ल के साथ, किसके साथ? दही में कौन से अम्ल? लैक्टिक अम्ल। कौन से अम्ल? लैक्टिक अम्ल। कौन से अम्ल? लैक्टिक अम्ल होते हैं, और अम्ल के संपर्क में आके वे बर्तन को खराब करेंगे और कौन से गैस मुक्त करेंगे? H2 गैस मुक्त करेंगे। इसलिए उसके पीतल एवं तांबे के बर्तन में हम किसको? दही एवं खट्टे पदार्थ को नहीं रखते, क्योंकि वह उससे अभिक्रिया कर ले। आपसे पूछा जाएगा, अगर पूछा गया है पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि दही और खट्टे पदार्थ से धातु अभिक्रिया करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, इसलिए नहीं रखना चाहिए। अगला सवाल, सूचक से आप क्या समझते हैं? किसी एक संश्लेषित सूचक का नाम बताइए। या सूचक से आप क्या समझते हैं? मतलब सूचक किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जो अम्ल, भस्म और लवण को पहचानने में मदद करते हैं, उसे क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचक। अब देखिए, सूचक दो प्रकार के, एक प्राकृतिक होते हैं और संश्लेषित। हमसे पूछा गया संश्लेषित, क्या ये होते हैं? मिथाइल ऑरेंज। क्या होते हैं? मिथाइल ऑरेंज। अगर पूछा जाता प्राकृतिक, तब क्या क्या? हल्दी। क्या? हल्दी। उसके बाद लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी। लेकिन हमसे पूछा क्या गया? सूचक से आप क्या समझते हैं? वैसे पदार्थ जो अम्ल, भस्म और लवण में अंतर कर सके या भेद कर सके, उसे क्या कहते हैं? सूचक। और संश्लेषित सूचक में कौन? संश्लेषित सूचक में कौन? मिथाइल ऑरेंज। और प्राकृतिक सूचक में कौन? हल्दी और लाल पत्ता गोभी। कोई दिक्कत? चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? देखिए, अम्ल का जलीय विलयन, जैसे हम HCl लिए, क्या लिए? HCl, यह डाल दिए अम्ल में। किसमें डाल दिए? अम्ल में। अम्ल में ये H+ और Cl- के रूप में घूमने लगते हैं। जैसे ही उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, वह क्या हो जाएंगे? विद्युत के चालक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चालक। इसीलिए अम्ल का जलीय विलयन
विद्युत का चल है, क्योंकि वह अपने आयनों में टूट जाते हैं, जल में अपने आयनों में टूट जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालक होता है? क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में अपने आयनों में टूट जाते हैं, या आप फिर कह सकते हैं जलीय विलयन में H+ मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? मुक्त H+, इसीलिए वे विद्युत के क्या होते हैं? चालक होते हैं। अगला, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है क्यों? अब देखिए, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, यह किसके साथ? जल के साथ अभिक्रिया किया, ये बनाते हैं NaOH प्लस NaHCO3। अब देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर किसी जल में होंगे तो वो जल कैसे होंगे? क्षारीय, इसीलिए इसके जलीय विलयन क्या होते हैं? क्षारीय। हमसे पूछा गया सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है क्यों? सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय इसलिए होता है क्योंकि वह जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसीलिए इसके जलीय विलयन क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। अगला सवाल, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × ½ H2O, इसकी क्रिया अगर जल से करते हैं, किससे? जल से, तो ये बनाते हैं CaSO4 × 2H2, क्या बनाते हैं? 2H2। इसको 1/2 ले लें तो 2 हो जाएंगे, बैलेंस हो गया। अब देखिए, जैसे ही यह जल के साथ अभिक्रिया करते हैं क्या बनाते हैं? जिप्सम। इसका नाम क्या है? जिप्सम। क्या नाम है? जिप्सम। क्या नाम है? जिप्सम। ये बना देते हैं जिप्सम। अब देखिए, इसको संक्षारण हेतु क्या कदम उठाएं? मतलब इसको खराब होने से बचने के लिए क्या, जहां पर नमी हो या आर्द्रता हो वहां पर इसको नहीं रखना चाहिए। तो हमारे लिए क्वेश्चन क्या था? प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखे, समीकरण लिख दिए, और पूछा गया क्या? संक्षारण हेतु क्या कदम उठाए? तो संक्षारण हेतु क्या कदम उठाए? इसे आर्द्रता वाले जगह से दूर रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए। आर्द्रता वाली जगह से क्या रखना चाहिए? दूर रखना। अगला सवाल, रोटी और केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर उपयोग क्यों किया जाता है? देखिए, बेकिंग पाउडर जल के संपर्क में आके कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं, और यही गैस मुक्त होने के कारण रोटी और केक हो जाते हैं स्पंजी। तो हमसे पूछा गया रोटी और केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाए? क्योंकि इसमें क्या निकलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलते हैं। क्या निकलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल, ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन विस्थापित करने वाली दो अभिक्रियाओं का समीकरण लिखिए। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इसकी क्रिया यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड से कहा दें, किससे? कार्बन डाइऑक्साइड, ये बनाएंगे CaCO3 प्लस में Cl2, क्या बन गए? एक अभिक्रिया यह। दूसरी इसकी क्रिया करा देते हैं हम CaOCl2 की क्रिया किससे? H2SO4 के साथ। किसके साथ? H2SO4 के साथ। तो ये बना देंगे CaSO4 प्लस Cl2 प्लस H2O। इसको ऐसा लिख देते हैं, H2O पहले और Cl2 बाद में। तो दोनों अभिक्रिया बता दिए, दोनों में क्या निकल जाएंगे? गैस के रूप में निकल जाएंगे। अगला सवाल, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखे, उसके बाद इसके उपयोग क्या है? पहले तो आणविक सूत्र CaSO4 × ½ H2, किसका सूत्र है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इस टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, इसका उपयोग कहाँ? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है।
चलते हैं अगले सवाल पे। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दे, मतलब दो गो उदाहरण पूछ रहे हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड, वैसे ऑक्साइड जो अम्ल और भस्म दोनों की तरह व्यवहार करते हैं उससे क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण, एक Al2O3, एक ZnO। चलते हैं अगले सवाल पे। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? अम्ल तथा क्षार के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड किस प्रकार अभिक्रिया करता है? देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, फिर से अगला क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? तो वैसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह गुण प्रदर्शित करे उसे क्या कहते हैं? या दोनों के साथ अभिक्रिया करे उसे क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे हम बताए Al2O3, इसकी क्रिया कराते हैं किससे? HCl से। किससे कराते हैं? बनाएंगे AlCl3 प्लस H2O। क्या बनाएंगे? AlCl3 प्लस H2O। एक और कराते हैं Al2O3 NaOH अभिक्रिया NaAlO2 प्लस H2। यह दोनों अभिक्रिया में यह अम्ल के साथ अभिक्रिया किया और यह क्षार के साथ। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था? अभिक्रिया उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? अम्ल तथा क्षार के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड हम लिए, अभिक्रिया किस प्रकार कराता है? अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनाया और यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट बनाया। कोई दिक्कत? अगला सवाल, खनिज और अयस्क में क्या अंतर है? देखिए खनिज और अयस्क, जो धरती में धातु के ऑक्साइड उपस्थित है उसे क्या कहते हैं? खनिज। और जिस ऑक्साइड में धातु की मात्रा अधिक है उसे क्या कहते हैं? अयस्क। इन दोनों को याद रखिएगा, पूछा जाता है डायरेक्ट। खनिज किसे कहते हैं? जो धरती में या धरती पर धातुओं के ऑक्साइड या कार्बोनेट जिस फॉर्म में भी हो, या तो ऑक्साइड या तो कार्बोनेट है, उस सभी को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। जिस ऑक्साइड या कार्बोनेट में धातु की मात्रा अधिक है उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। कोई दिक्कत? अगला सवाल, अयस्क क्या है? फिर वही पूछा। वैसे खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक होती है, इसे निकालना आसान होता है, उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। अगला सवाल, कार्बन मुख्यतः सहसंयोजक यौगिक क्यों बनाते हैं? देखिए कार्बन जो है वह मुख्यतः कौन सा यौगिक? सहसंयोजक यौगिक ही क्यों बनाता है? क्योंकि कार्बन में श्रृंखलन गुण पाए जाते हैं। कौन से गुण पाए जाते हैं? श्रृंखलन गुण। अब ये श्रृंखलन गुण क्या है? मतलब खुद के ही परमाणु से जुड़ने का गुण। इसी गुण के कारण यह कौन से बंधन बनाते हैं? सहसंयोजक बंधन बनाते हैं और सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। कोई दिक्कत? चलते हैं अगले सवाल पे। सहसंयोजक बंधन क्या है? इसके दो उदाहरण दीजिए। सहसंयोजक बंधन, वैसे बंधन जब तत्वों के परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। आपस में किसकी साझेदारी? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। वैसे बंधन को कौन सा बंधन कहते हैं? सहसंयोजक बंधन। कौन सा बंधन? सहसंयोजक बंधन। इसके एग्जांपल पूछे, दो ही पूछा। हम H2 लिए, यह भी अपने एक एक इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं? साझा करते हैं, तब ये बनाते हैं डुएट। ठीक, उसी प्रकार से N2 ले लिए। N2 में नाइट्रोजन तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। नाइट्रोजन तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। जब तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, यह भी कौन सा बंधन? सहसंयोजक बंधन। इसमें होंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच एकल बंधन, इसमें होंगे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बंधन। एक और देख लेते हैं, O2, इसमें ऑक्सीजन कितने कितने इलेक्ट्रॉन का? 8 यहाँ पूरे, 8 यहाँ। कितने इलेक्ट्रॉन का साझा किया? 2 इलेक्ट्रॉन का। इनके बीच कौन से बंधन होंगे? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बंधन। याद रहेगा। हाइड्रोजन के बीच सिंगल बंधन, हाइड्रोजन के जैसे ही क्लोरीन होते हैं, इसमें भी सिंगल बंधन। फ्लोरीन होते हैं, इसमें भी सिंगल बंधन। आयोडीन भी होते हैं, लेकिन ट्रिपल बंधन वाले नाइट्रोजन और डबल बंधन वाले ऑक्सीजन, बस इतने ही होते हैं। याद रहेगा आप लोग को। चलते हैं अगले सवाल पे।
ब्रोमोप्रोपेन एवं प्रोपेनॉन का संरचना सूत्र लिखें। देखिए ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपेन का मतलब कितने कार्बन, मिथ इथ प्रोप, एन है, हम बताए थे एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, कितने बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड ही है। उसके बाद ब्रोमो कहीं लगा दीजिए, यहाँ ब्रोमो लगा दिए, और जहाँ जहाँ बच गया वहाँ क्या लगा दीजिए, हाइड्रोजन, क्या लगा दीजिए, हाइड्रोजन, हो गए। यह किसकी संरचना हो गई, किसकी, ब्रोमोप्रोपेन की। कितने कार्बन, 3 कार्बन, हाइड्रोजन 3 3 6 1 7 हाइड्रोजन और 1 ब्रोमीन, ठीक। उसके बाद किसका बोला, प्रोपेनॉन का, प्रोप 1 2 3 प्रोप, ONE, यहां पर ऑक्सीजन लगाएंगे, ये क्या है कीटोन, अब हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहां नहीं लगेंगे। कितने बॉन्ड चाहिए, कार्बन को 4 ही लग चुके हैं, तो ये किसकी संरचना होगी, ब्रोमोप्रोपेन की या प्रोपेनॉन की। कोई दिक्कत, संरचना पूछे जाते हैं, आप लोग को सिर्फ कार्बन को ऐड करना है और जो जो फंक्शन लगे होते हैं फंक्शन लगा देना है। आपको मोस्टली हम फंक्शन बताए कौन कौन, OH लगते हैं सिंगल बॉन्ड के साथ, ईथर लगते हैं बीच में, उसके बाद CHO लगते हैं, उसके बाद ये कार्बोनाइल, इतने ही है। एक और है COOH, यही आप लोग से मोस्टली पूछे जाते हैं। कोई दिक्कत, चलते हैं अगले सवाल पर। हाइड्रोकार्बन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, देखिए हम बताएं हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को ही क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। किसके यौगिक को, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक संतृप्त और दूसरा असंतृप्त, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। संतृप्त को कहते हैं हम लोग क्या, एल्केन, क्या कहते हैं, एल्केन, क्या कहते हैं, एल्केन, जिसमें होते हैं सिंगल बॉन्ड। असंतृप्त को कहते हैं एल्कीन, क्या कहते हैं, एल्कीन, जिसमें होते हैं डबल बॉन्ड। और एक और होते हैं असंतृप्त, एल्काइन, एल्काइन, इसमें होते हैं ट्रिपल बॉन्ड, याद रहेगा। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, संतृप्त और असंतृप्त। असंतृप्त में एक ही होते हैं एल्केन और असंतृप्त में 2 होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। कोई दिक्कत, चलते हैं अगले सवाल पे। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, तो इस तत्व का नाम एवं परमाणु संख्या क्या होगी, कितना था, 2 8 और 7 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 17। 17 में कौन सा एलिमेंट, क्लोरीन, कौन है, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना, 17। कोई दिक्कत, चलते हैं अगले सवाल पे। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर सजाया गया है, पहला सवाल खत्म। क्या बोला गया, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उसके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया, किसके क्रम में, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया गया है, ठीक। उसके बाद और सवाल इसमें, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के धात्विक गुण, बाएं से दाएं, हम बताए थे इधर से इधर जाएंगे तो धात्विक गुण घटेगा, क्या होगा, घटेगा। बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटेगा, धात्विक गुण क्या होंगे, घटेगा। कोई दिक्कत, सारे सवाल हो गए खत्म। उम्मीद करते हैं कि अब आपको केमिस्ट्री में कोई भी डाउट नहीं रहे होंगे, और जितने टॉपिक को हमने बताया, जिस जिस पैटर्न के सवाल थे, सारे सवाल इसी पैटर्न के और इसी टॉपिक से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, और अपने उन सभी दोस्तों को शेयर करें जो इस बार 10th के बोर्ड का एग्जाम देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।